देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही काल क्रमांक दर्शाता है? अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त ने पहले शासन किया, इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद बृहद्रथ। चंद्रगुप्त का जो शासन काल का समय था वो था 322 से 297 बीसी तक, और बिंदुसार का जो शासन काल का समय था वो 297 बीसी से 273 बीसी तक, और अशोक के शासन काल का जो समय था वो 269 से 232 बीसी तक। अशोक ने अपने शासन काल में एक युद्ध लड़ा था 261 बीसी में, वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। और चंद्रगुप्त अशोक के बारे में देखते हैं तो अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रियम की उपाधि दे रखी थी। किसकी? देव नाम प्रियम की अशोक ने अपने आप को उपाधि दे रखी थी। और अशोक के जो स्तंभ लेख और शिलालेख मिले थे वो कितने मिले थे? तो स्तंभ लेख मिले थे अशोक के 7 और शिलालेख मिले थे टोटल 13। टोटल ये 20 मिले थे स्तंभ लेख और शिलालेख। अशोक चाइना चले गए थे कलिंग युद्ध के बाद, किसकी पब्लिसिटी करने के लिए? बुद्ध धर्म की पब्लिसिटी करने के लिए अशोक चाइना चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि ये 6th पार्ट है। अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या दिल्ली कांस्टेबल के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज से आप लोग जरूर जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में इस वीडियो में एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 से। मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों को डिटेल से। मौलिक अधिकार जिसमें समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आता है 14 से 18 आर्टिकल तक। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23 से 24 आर्टिकल तक। और धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संस्कृति का जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल है वो है 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 29 और 30। संवैधानिक उपचार जो कि अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा था? तो वो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है? अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 41 ए और 31 ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 43 भी, भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया था, जिसमें 21 साल से 18 साल उम्र कर दी गई थी। किसकी? वोट डालने की। वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन से? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं तो है 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और
जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस सर्विस टैक्स के रूप में 101 में संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया गया 2017 में। और जो आखिरी और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो 104वां संविधान संशोधन। इसमें जो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को राज्यसभा के लिए निर्वाचित करता था वो हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1851 में, 1781 में, 1761 में और 1831 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है 1761 में मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011-12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी डैश रेखा प्रति माह तय की गई थी। 816 रुपये, 752 रुपये, 687 रुपये और 1000 रुपये। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो 816 रुपये गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो जिस राज्य का नाम आता है वो है केरल। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? जिसमें आता है बिहार। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो आता है हरियाणा। ये है कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो राजा टोडरमल किस मुगल शासक के दौरान में राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासन के दौरान राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:4, 1:8 और 1:16 और 1:2। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है 1:8 पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? सब्जी, फूल और फल उगाने को, मछली प्रजनन को, रेशम कीट के पालन को और अंगूर की खेती को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंगूर की खेती को ही विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा और दीपिका कुमारी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दीपिका कुमारी भारत की तरफ से तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करती है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रास बिहारी बोस ने, राजा राममोहन राय ने, शशि कुमार घोष ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है राजा राममोहन राय ने ही संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? स्थानिक, विजातीय, जीवोम और अजेब। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है विजातीय। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 21-22 में, 20-21 में, 18-19 में, 19-20 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 20-21। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीम केरला ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरला ब्लास्टर टीम फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान में अपने अस्तित्व में 69 वर्ष पूर्ण किए। इस वर्ष में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश संविधान संशोधन किए गए थे? 103, 109, 100, 106। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 103। ये 2019 तक थे लेकिन अब जो वर्तमान का डाटा है
2023 का करंट। अभी तक भारतीय संविधान में कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। जो 104वां संविधान संशोधन था वो एंग्लो इंडियन से संबंधित था, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जो नामित करता था, अब वो राष्ट्रपति नामित नहीं करेगा। एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं राज्यसभा में नामित करने के लिए। तो वर्तमान डाटा 2023 के हिसाब से भारतीय संविधान में जो संशोधनों की संख्या है वो 104 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडर, टॉस, शारदा, भागीरथी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो शारदा। शारदा नदी, सरयू नदी जो है वो सहायक नदी है शारदा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोग परंपरागत बांस नृत्य करते हैं? ऊधो, मोएसाई, चेराव और आलूयट्टू। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चेराव। जो मिजो लोग हैं वो बांस नृत्य, चेराव बांस नृत्य पारंपरिक रूप से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सारागृही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला को सम्मिलित मिश्रण हुआ था? कोणार्क, भीमबाटका, पुद्दुकल, कोच्चि। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यताती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? बीजू खोटे, मोहम्मद जुहूर ख्याम, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरीश कर्नाड, जो यताती और तुगलक नामक नाटक है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एतमाद उद दौला या एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा और शाहजहांबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें। बहुत जल्द हम एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, 7 से 8 नंबर का स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो उसको देखते हुए एसएससी जीडी के लिए हम लोग एक स्टैटिक जीके की स्पेशल सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को 15 से 20 वीडियो में आप लोगों को पूरा एसएससी जीडी का स्टैटिक जीडी प्रीवियस ईयर कवर करा देंगे। उससे बाहर स्टैटिक जीके में आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत जल्द ये सीरीज आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मंडे से ये सीरीज स्टार्ट हो जाए, स्टैटिक जीके, ओनली स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर। तो इस सीरीज से आप लोगों को एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एग्जाम दोनों में ही बहुत फायदा मिलेगा। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि n परमाणुओं का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्ष में कितने n के बराबर होगा? 4, 3, 1, 2। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3। अगर परमाणु स्तर सूचकांक m कक्ष में है तो n की वैल्यू कितनी होती है? तो वो 3 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र, ये पठानकोट होगा यहाँ पे, पठानकोट में डैश नदी में मिलती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गंगा। ये सिंधु नदी में मिलती है, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सिंधु नदी। ये पठान जो पंजाब से निकलती हैं वो पाकिस्तान के पठानकोट में सिंधु नदी से मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? गुरु नानक देव के, गुरु अमरदास के, गुरु अंगद के और बंदा बहादुर के नेतृत्व में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बंदा बहादुर के नेतृत्व में ही मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। त्वेसा मलिक जो वो है एक भारतीय खिलाड़ी है, किसकी है? शतरंज की, वॉलीबॉल की, गोल्फ की, बास्केटबॉल की। तो त्वेसा मलिक जो है वो गोल्फ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? ऑर्गन, हीलियम, सल्फर, ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंग सूट स्काई ड्राइवर जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या था? रेचल थॉमस, तरुण चौधरी, शीतल महाजन राणे और अर्चना सरदना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तरुण चौधरी। तरुण चौधरी जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने विंग सूट स्काई ड्राइवर से जंप की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश अवध का अंतिम नवाब था? मीर जाफर, मसूर अली खान, वाजिद अली शाह और अलवर्दी खान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है
वो है वाजिद अली शाही अवध का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई नई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? जीवन प्रमाण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीवन प्रमाण योजना, बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल से शुरू की गई है। इसमें ऐसा होता है, जिनको जो भी पेंशन धारक है उनको हर एक साल में अपना जीवन प्रमाण पत्र लगवाना पड़ता है। उसके लिए कई झंझट होते थे, ऑफिसों में डिले भी होता था और बुजुर्ग लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे सरकार ने ये बायोमेट्रिक डिजिटल प्रणाली शुरू की है, जिससे जीवन प्रमाण पत्र उनको तुरंत ही मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण डैश के द्वितीय विषम आयन होते हैं? बोरियम, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हीलियम। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के द्वितीय आवेशित होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने डैश एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम से रखने को प्रस्तावित मंजूरी दी है? फैजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गोरखपुर के, उसको एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जो अशफाक उल्ला खान उसके नाम से मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में मंजूरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना को मंजूरी दी थी? भारत सरकार ने किस वर्ष प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत को मंजूरी कब दी गई थी? 2018, 14, 15, 19। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2018। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 में मंजूरी दी गई थी, जिसमें कि आप 5 लाख और 2.5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। इसमें स्लैब के हिसाब से इलाज होता है, 2.5 लाख का भी फ्री इलाज होता है और 5 लाख तक का भी फ्री इलाज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू पेशेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयंता कलिता, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, रंजन गोगोई। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है रंजन गोगोई। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी बुक हर बार पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये बुक पूछने को जरूर मिलेगी। मैंने अभी प्रीवियस 6 सेट बनाए हैं, जिसमें कि मैंने नोटिस किया है ये हर शिफ्ट के एक ना एक सेट में जरूर ये बुक पूछी जा रही है, कोर्ट्स ऑफ पोस्ट टू पेटेंट नामक। इसमें कि रंजन गोगोई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और बाकी इम्पोर्टेंट बुक्स का वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें हम टॉप 100 राइटर्स को कवर करेंगे जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। सारा की सारा डाटा एनालिसिस करके हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए। ये सीरीज एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित हो गई। यहाँ से जीएस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सीरीज आप लोग पूरे शिद्दत के साथ फॉलो करें। एसएससी जीडी तक जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग 70+ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके होंगे इसके। और इतना रिवीजन इनफ है जीके के लिए, और जीएस इतनी बेहतरीन हो जाएगी इस सीरीज के हिसाब से आप लोगों की कि आप लोग 15 से प्लस मार्क्स स्कोर कर सकेंगे आसानी के साथ एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपक्रम है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करना या इससे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र और प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा स्विच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था? 1965 में, 1948 में, 1971 में, 1956 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा होता है? वित्तीय सेवाओं का, आर्थिक मामलों का, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन का और राजस्व का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आर्थिक मामला। जो केंद्रीय बजट तैयार किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन उसमें भी एक मंत्रालय होता है जो कि आर्थिक मामले जो विभाग होता है उसके अधीन ये बजट को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है, यह अरब सागर में गिरती है, यह लगभग 860 मीटर लंबी 860 किलोमीटर लंबी है। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? यह अरब सागर में गिरती है। यही महानदी के बारे में गलत है। महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी के ये तीनों ऑप्शन सही है। महानदी यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, ये भी सही है। इसके जलग्रहण का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है, ये भी सही है। और इसकी जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। लेकिन ये अरब सागर में गिरती है, ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष के दौरान भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सकल घरेलू उत्पाद, जो एक वर्ष के सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक होता है, मूल्य जो है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, ला लीला खिताब डैश से संबंधित है? दौड़, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फुटबॉल। ला लीगा खिताब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एफपीआई में प्रतिभूत और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट। इसका राइट ऑप्शन होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू विदेशी निवेशकों को इसमें निष्क्रिय रूप से रख लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है? धनात्मक, ऋणात्मक, एक समान और असमान। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एक समान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होजेनिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु। होजेनिकल जो जलप्रपात है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञात्रक या छत्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे? गौतम बुद्ध के, वर्धमान महावीर के, पार्श्वनाथ के और ऋषभनाथ के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर्धमान महावीर के, जो क्षत्रिय वंश के प्रमुख ज्ञात्रक थे वो पुत्र थे। 1857 तक डैश भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष का निवास स्थान रह चुका था? परी महल, लाल किला, आगरा का किला और जहांगीर महल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लाल किला। 1857 तक मुगल सम्राटों का लाल किले में लगभग 200 साल तक का निवास हो चुका था। अगला प्रश्न है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया था? चार्ल्स एस्टन को, विलियम हंटर को, एच फाउलर को, अर्थर कॉर्नफेल्ड को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अर्थर कॉर्नफेल्ड को मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक प्रमुख मेला लगता है असम में, जो कि अम्बुबाची मेला है। कौन सा मेला है? असम में लगता है ये है अम्बुबाची मेला, और ये कामाख्या देवी में लगाया जाता है मेला। ये मेला जो है वो कामाख्या देवी में लगता है। और कामाख्या देवी कहाँ पे स्थित है? असम में। मेला कौन सा है? अम्बुबाची। ये जरूर आप लोग याद रखें, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? राजगढ़ को, पन्हाला को,
प्रचंडगढ़ को और सिंधुदुर्ग को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंच प्रचंडगढ़ के किले को ही मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? हिरण, खरगोश, मोर, मेढक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेढक। मेढक जो है वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया को करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1810 में, 1820 में, 1801 में और 1802 में। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो 1802 में ये संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुक्त एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने पे वायरस के कारण होता है? मलेरिया, जीका बुखार, तुलेरेमिया और मीना माता। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जीका बुखार ही एंडीज मच्छरों के द्वारा फैलाया गया एक वायरस है जिसके कारण जीका बुखार होता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस प्रश्न से संबंधित आपको जितनी भी जानकारी पता हो या आप लोग सर्च जरूर करें इस प्रश्न से संबंधित सारी जानकारी, और वो सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखा करें। पूरा क्वेश्चन की डिटेल लिखने से आप लोगों के माइंड पे वो क्लिक करती है और आप लोगों को लंबे समय तक ध्यान रहती है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, या आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं घंटाजॉब.com। घंटाजॉब.com आप लोग गूगल पे सर्च करें, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।